मेन गेट से घुसते ही काव्या ने एक नज़र चारों तरफ दौड़ाई, जिसमें एक बड़ा सा आंगन, इसके साइड में छोटा सा लॉन था। रंग बिरंगे फूलों के पौधे लगे हुए थे। एक साइड में दो कमरे और किचन का छोटा सा पोर्शन था, जो शैलेंद्र ने किराए पर ले रखा था। आगे बढ़कर काव्या शैलेंद्र के साथ अंदर गई। एक छोटा सा हॉल, इसके साइड में किचन और कमरे से अंदर दूसरा कमरा था। बाहर वाले कमरे को शैलेंद्र ने सोफा डालकर बैठक बना रखा था, जिसमें एक साइड किचन के बाहर छोटा सा डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ था और अंदर वाले कमरे में बेडरूम बना रखा था। इसी से लगा हुआ वॉशरूम भी था। शैलेंद्र ने सारा सामान बेडरूम में रख दिया और वॉशरूम की तरफ इशारा करके काव्या से बोला, जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, जब तक मैं आंटी के पास बैठा हूँ। काव्या ने बिना कुछ बोले बैग से एक हल्का सा सूट निकाला और वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। जब तक वह नहा कर आई, आंटी चाय लेकर आ चुकी थीं और बाहर बैठक में बैठकर सब लोग बातें कर रहे थे। काव्या के आते ही आंटी बोली, आओ बेटा मेरे पास बैठो आकर। काव्या उनके बगल में बैठ गई। सबने चाय पी। उसके बाद आंटी बोली, खाना भी तैयार है, खा लो, फिर आराम कर लो, सफ़र में थक गए होगे। अरे आंटी, आप क्यों परेशान हुई? अरे इसमें परेशान क्या होना है, अपने लिए तो बनाना ही था, तो तुम लोगों के लिए भी बढ़ा लिया। अब कहाँ बेचारी रात में परेशान होती। काव्या की पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, खाना उधर ही खा लो आकर। कहते हुए आंटी ने चाय के बर्तन उठाए और चली गईं। आंगन की दूसरी साइड के बने पोर्शन में दोनों लोग रहते थे। उनके दोनों बेटे विदेश में अपनी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। कौशल जी सरकारी विभाग में थे, तो पेंशन से उनका घर खर्च आसानी से चल जाता है। इतना बड़ा घर खाली पड़ा रहता है और दोनों लोग अकेले रहते हैं, तो किसी का सहारा भी हो जाएगा। ये सोचकर उन्होंने शैलेंद्र को किराए पर रखा था, लेकिन अब शैलेंद्र उनके परिवार की तरह हो गया था। शैलेंद्र भी उनका बहुत सम्मान करता था और ज़रूरतों का ध्यान रखता था। थोड़ी देर बाद काव्या और शैलेंद्र ने अंकल आंटी के पास जाकर खाना खाया। पुष्पा जी के बहुत मना करने के बाद भी काव्या ने बर्तन और किचन साफ कर दिया। सब लोग बातें करने लगे, लेकिन काव्या को बहुत थकावट हो रही थी और नींद भी आ रही थी। न जाने आंटी ने उसके मन की बात कैसे जान ली और बोली, जाओ अब तुम दोनों आराम करो, दिन भर के थके हो, बातें तो होती ही रहेंगी। काव्या तुम गोलू को लेकर चलो, मैं अभी आता हूँ। शैलेंद्र के कहने पर काव्या रूम में आ गई। बेडरूम में आकर उसने गोलू को सुला दिया और कमरे का मुआयना करने लगी। बीचों बीच पड़ा हुआ डबल बेड, साइड में टेबल और चेयर टेबल पर करीने से लगी हुई कुछ किताबें, कुछ पेन व अन्य स्टेशनरी और लैपटॉप, एक साइड एक बड़ी सी अलमारी, एक ड्रेसिंग टेबल, एक साइड में खिड़की जो लॉन में खुलती थी, एक साइड अटैच्ड वॉशरूम और बेड के ठीक सामने नव्या की बड़ी सी मुस्कुराती हुई फोटो लगी हुई थी, जिस पर हार चढ़ा हुआ था। वो धीरे धीरे चलते हुए नव्या की फोटो के पास आकर खड़ी हो गई और उसे निहारती रही। न जाने कब आंसू की बूंद उसके गाल पर लुढ़क गई। चलो सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। शैलेंद्र की आवाज़ सुनकर वो चौंक कर पलटी। एकदम से शैलेंद्र से नज़र टकराई, फिर उसने नज़रें नीचे झुका लीं। ऐसा करो, तुम यहीं गोलू के पास लेट जाओ, मैं बाहर सोफे पर लेट जाता हूँ। कहते हुए शैलेंद्र ने तकिया और चादर उठाया और कमरे का दरवाजा बंद करता हुआ बाहर निकल गया। काव्या चुपचाप गोलू के बगल में लेट गई और थकी होने के कारण जल्दी ही नींद के आगोश में चली गई। अगले दिन सुबह शैलेंद्र रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर चला गया। तब तक काव्या नहीं उठी थी। ये उसका रोज का नियम था। वो मॉर्निंग वॉक जाता था और लौटकर ग्रीन टी बनाकर पीता था। जब तक नव्या थी तो नव्या उसके आते ही ग्रीन टी तैयार करके उसको दे देती थी, लेकिन अब वह खुद ही अपने लिए बना लेता है। दरवाजा खोलकर वह सोफे पर बैठ गया और अपना पसीना पोंछने लगा। अचानक चूड़ियों की खनक सुनकर उसका ध्यान किचन की ओर गया, तो काव्या उसके लिए चाय का कप लेकर आ रही थी। काव्या ने उसकी ओर ग्रीन टी का कप बढ़ा दिया। वह कप पकड़ते हुए हैरानी से काव्या की ओर देखने लगा। इसको कैसे पता चला कि मैं मॉर्निंग वॉक से लौटते ही ग्रीन टी पीता हूँ? काव्या ने उसको हैरान देखकर धीरे से कहा, दीदी ने एक बार बताया था, नव्या और काव्या जब कभी भी साथ में होती थीं, दोनों एक दूसरे से सारी बातें शेयर करती थीं। फोन पर भी अक्सर नव्या अपने डेली रूटीन के बारे में बताती थी। इसी से काव्या को पता चल गया था कि सुबह मॉर्निंग वॉक से लौटते ही शैलेंद्र को ग्रीन टी चाहिए होता है। उसके बाद फ्रेश होने और नहाने के बाद वह नाश्ता करते हुए पेपर पढ़ते हैं और फिर टिफिन लेकर ऑफिस चले जाते हैं।
शैलेंद्र नहाकर ऑफिस के लिए तैयार होकर बाहर आया। तब तक काव्या टेबल पर नाश्ता लगा चुकी थी और वहीं पर न्यूज़पेपर भी रखा हुआ था। शैलेंद्र चुपचाप बैठकर पेपर पढ़ते हुए नाश्ता करने लगा। इसके बाद जैसे ही वह उठकर जाने लगा, काव्या ने टेबल पर उसका टिफिन लाकर रख दिया। शैलेंद्र की आंखें भर आईं। आज साल भर से ऊपर हो गया था जब वह टिफिन लेकर जा रहा था। नव्या के जाने के बाद से वह केवल चाय पीकर निकल जाता था और ऑफिस में ही लंच करता था। आंटी तो टिफिन ले जाने के लिए बहुत कहती थी, मगर उसको अच्छा नहीं लगता था कि अपनी वजह से किसी को परेशान करे। अपनी आंखों की नमी छुपाता हुआ शैलेंद्र टिफिन उठाकर बाहर निकल गया। पीछे दरवाजे पर काव्या खड़ी शैलेंद्र को देख रही थी, लेकिन वह अपने ही विचारों में खोया हुआ मेन गेट तक पहुंच गया। काव्या अंदर आ गई। इधर मेन गेट पर पहुंचकर शैलेंद्र ने पलटकर देखा तो काव्या दरवाजे पर नहीं थी। उसे लगा कि काव्या शायद दरवाजे तक आई ही नहीं। फिर उसे शादी के पहले की बात याद आ गई। काव्या और शैलेंद्र कमरे में बैठे थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक समय नव्या और शैलेंद्र बैठे हुए थे। फ्लैशबैक। काव्या, तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? जी, बस मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि तुम इस शादी के लिए कौन सी मजबूरी में तैयार हो गई हो? जी, काव्या ने हैरान होकर पूछा। मैं कुछ समझी नहीं। देखो काव्या, तुम जानती हो मैं साफ बात करने वालों में हूँ। मुझे घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम इस शादी के लिए तैयार कैसे हो गई। काव्या कुछ नहीं बोली, केवल सर झुकाकर बैठी रही। देखो काव्या, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कोई भी लड़की बिना किसी मजबूरी के एक शादीशुदा मर्द से शादी करने को कभी नहीं तैयार होती। ये घर वालों को भी पता नहीं क्या सूझा जो तुम्हें। थोड़ा रुककर फिर बोला। काव्या, मैंने कभी भी तुम्हें। कहते कहते शैलेंद्र चुप हो गया, फिर अपनी बात बदल कर बोला। मेरा मतलब है कि मैंने कभी नव्या के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा है। मैं जानती हूँ। काव्या ने सर नीचे किए हुए ही जवाब दिया। काव्या प्लीज, देखो तुम्हारे मन में अगर कोई भी बात हो तो तुम मुझसे बेझिझक कह सकती हो। मम्मी पापा से मैं खुद मना कर दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है। किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा है। मैं खुद ही इस शादी के लिए तैयार हुई हूँ। काव्या, एक बार फिर से सोच लो। शायद मैं तुम्हें नव्या की जगह कभी ना दे पाऊँ। अच्छी तरह से जानती हूँ और मैं वो जगह लेना भी नहीं चाहती हूँ। वैसे भी ये शादी मैं सिर्फ गोलू के लिए कर रही हूँ। गोलू को मेरी ज़रूरत है। काव्या, तुम्हें गोलू के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसकी देखभाल कर सकता हूँ। मैं जानती हूँ, मगर फिर भी मैंने बहुत सोच समझ कर ही फैसला लिया है। शैलेंद्र के जाने के बाद काव्या ने घर के काम निपटाए। तब तक गोलू भी सोकर उठ गया था। गोलू को नहला धुला उसने। गोलू के लिए दूध गर्म किया और अपने लिए एक कप चाय बनाई। हॉल में ही गोलू को दीवान पर लिटा दिया और उसे दूध की बोतल पकड़ा दी। न्यूज़पेपर पढ़ने के उद्देश्य से अभी वह चाय लेकर सोफे पर बैठी ही थी कि दरवाजे से आवाज आई। क्या मैं अंदर आ जाऊं? उसने सिर उठाकर देखा तो आंटी खड़ी थी। अरे आंटी, आप आइए ना अंदर, वहाँ क्यों खड़ी हैं? क्या कर रही हो? कुछ नहीं आंटी, बस चाय पीने जा रही थी। लीजिए ना, अभी जूठी नहीं की है। अपना कप उनकी ओर बढ़ाते हुए काव्या बोली। नहीं नहीं बेटा, तुम पियो। मैं बस अभी पीकर आई हूँ। तुम्हारे अंकल टीवी देखने लगे तो मैं इधर आ गई। तो क्या हुआ, मेरे साथ थोड़ी सी और पी लीजिए। मगर अच्छा रुकिए, मैं इसी में से आधी करके लाती हूँ। बोलते हुए काव्या रसोई में गई और एक कप ले आई और उसी में से आधी चाय डालकर आंटी को दे दी। दोनों खामोशी से चाय पी रही थीं। फिर पुष्पा जी ने ही बात शुरू की। चाय अच्छी बनी है। काव्या ने मुस्कुराते हुए पलकें झुका लीं। बेटा, शैलेंद्र को जाते देखा। आज बहुत दिनों बाद शैलेंद्र को टिफिन ले जाते देखा तो बड़ा अच्छा लगा। नव्या के बाद से तो जैसे वह खाना पीना भूल गया था। आज तुम्हारे आने से ऐसा लग रहा है कि ये घर फिर से पूरा हो गया। इसके बाद पुष्पा जी काफी देर बैठकर काव्या से बातचीत करती रहीं। उन्होंने बताया कि शैलेंद्र के ऑफिस चले जाने के बाद नव्या अक्सर उनके पास आकर बैठ जाती थी और घर की बातें बताती रहती थी। पुष्पा जी भले ही किसी से मिली ना हो, मगर नव्या की बातों से वह मम्मी पापा, चाचा जी, चाची जी, जतिन सबके बारे में अच्छे से जानती थीं। यहाँ तक कि खुद काव्या के बारे में भी उन्हें बहुत कुछ पता था। काव्या ने ही बातों में शैलेंद्र की पसंद नापसंद आदि के बारे में सब जान लिया। आज वो दोनों पहली बार आमने सामने बैठकर बातें कर रही थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। अभी वह और न जाने कितनी देर बैठी रहती अगर कौशल जी उन्हें पुकारने ना लगते।
गाड़ी अब धीरे धीरे पटरी पर चल पड़ी थी। अब ये रोज का नियम हो गया था कि काव्या सुबह शैलेंद्र को चाय नाश्ता दे देती, वह ऑफिस चला जाता, लौट कर आने के बाद वह थोड़ी देर गोलू के साथ खेलता और फिर खाना खाकर सो जाता था। काव्या भी शैलेंद्र के जाने के बाद थोड़ा बहुत घर का काम निपटाती, गोलू का ध्यान रखती, थोड़ी देर आंटी के पास बैठी। बस इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। काव्या और शैलेंद्र के बीच केवल जरूरत भर की ही बात होती थी, जैसे अगर गोलू के लिए कुछ सामान मंगवाना हो, वरना तो सामने रख देती थी और शैलेंद्र भी सब्जी और घर गृहस्थी का सामान आगे से आगे लाकर रख देता था। मगर पुष्पा जी को ये बहुत अजीब लगता था कि जब नव्या थी तो शैलेंद्र अक्सर जल्दी घर आ जाता था। शाम को दोनों घूमने जाते थे, अक्सर मूवी देखने जाते। काव्या को इतने दिन हो गए हैं, कभी भी उसको घुमाने नहीं ले गया है, फिर भी ये सोचकर चुप हो जाती थी कि उनका निजी जीवन है, उसमें उन्हें दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह अभी भी काव्या को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाई थी, जिससे उन्हें ये लगता था कि शायद काव्या अपने घर वालों के दबाव में आकर शादी तो कर ली है, मगर शैलेंद्र को अभी दिल से पति के रूप में नहीं अपना पाई है। शैलेंद्र के जाने के बाद काव्या को दिन में बहुत बोरियत होती थी। जब तक गोलू जागता था तो उसके साथ खेलने, उसका ध्यान रखना, इन सब में समय बीत जाता था। गोलू के सोने के बाद तो और भी समय नहीं कटता था। कुछ समय काटने के लिए वह थोड़ा बागवानी कर लेती थी। काव्या के आने के बाद से बगीचा और चमक गया था। उसने कुछ नए फूलों के पौधे मंगवा लिए थे, जिसकी वह डेली देखभाल करती थी। रोज देखभाल होने से फूल और खिल गए थे। ऐसा लग रहा था कि बगीचा भी बहुत खुश है। एक दिन रात में जब सब लोग सो रहे थे तो अचानक पुष्पा जी की आवाज से काव्या की आंख खुल गई। वह दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। शैलेंद्र बेटा, दरवाजा खोलो जल्दी। उनकी आवाज सुनकर काव्या जब तक बाहर आती, शैलेंद्र दरवाजा खोल चुका था और आंटी से बातें कर रहा था। क्या हुआ आंटी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? बेटा, तुम्हारे अंकल बाथरूम में फिसल कर गिर गए हैं और उठ नहीं पा रहे हैं, जल्दी चलो, वो घबराते हुए बोली। दोनों लोग भागकर उनके कमरे में गए तो देखा बाथरूम के बाहर कौशल जी गिरे हुए थे। शैलेंद्र ने उन्हें उठाया और बेड पर लिटा दिया। उन्हीं के साथ पुष्पा जी भी बैठ गईं और उनके हाथ रगड़ने लगीं। शैलेंद्र ने अपने दोस्त डॉक्टर गौरव को फोन किया और तुरंत आने को कहा। इसके बाद उसने काव्या से कहा, तुम गोलू के पास जाओ, मैं यहाँ हूँ, अकेला सो रहा है, जाग जाएगा तो परेशान होगा। थोड़ी देर में गौरव आ गया और चेकअप करने लगा। पुष्पा जी वहीं बगल में चेयर पर घबराई हुई बैठी थीं। शैलेंद्र ने जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा। वह रोने लगीं। आंटी परेशान ना होइए, कुछ नहीं हुआ है अंकल को। डॉक्टर गौरव ने शैलेंद्र से आंटी को बाहर ले जाने को कहा। शैलेंद्र उन्हें बाहर के रूम में ले गया। वह उनका हाथ हाथों में लेकर सहलाता रहा और उन्हें लगातार दिलासा देता रहा। डॉक्टर गौरव ने कौशल जी को इंजेक्शन दिया, जिससे थोड़ी देर बाद उन्हें होश आ गया। अंदर आते ही पुष्पा जी डॉक्टर गौरव से बोली, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? अरे आंटी घबराइए नहीं, ये बताइए क्या हुआ था? कुछ नहीं, रात में टॉयलेट जाने के लिए उठे थे, अचानक वहीं बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे। आंटी, फिसल कर नहीं गिर गए थे, शुगर और बीपी दोनों बढ़ा हुआ है तो चक्कर आ गया होगा, उसी से गिरकर बेहोश हो गए थे। आजकल लगता है परहेज नहीं हो रहा है। परहेज क्या करेंगे, जब से काव्या आई है रोज कुछ ना कुछ बनाकर खिलाती रहती है। वह तो बच्ची है, उसको नहीं पता, पर इन्हें तो पता है। अपनी बीमारी के बारे में इन्हें तो समझना चाहिए। डॉक्टर गौरव हंसने लगे। अभी तो आंटी बहुत परेशान थीं, अब अंकल को डांटिए नहीं, कुछ दिन आराम कर लेने दीजिए, फिर अब कोई चिंता की बात नहीं है। आराम से सो जाइए और अंकल के खाने पीने का आप ध्यान रखिएगा, अंकल से तो कंट्रोल नहीं होता। गौरव ने शैलेंद्र के कंधे पर हाथ रखा और बोले, शैलेंद्र, तू भी भाभी को जरा समझा दे, अंकल को अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं है, वह थोड़ा सोच समझकर खिलाया करें। काव्या का जिक्र सुनकर शैलेंद्र को काव्या का ध्यान आया। चलो तुम्हें काव्या से मिलवाता हूँ, खुद ही समझा देना। शैलेंद्र ने जैसे ही अपने रूम का दरवाजा खोला, काव्या उसे देखते ही बोली, कैसे हैं अंकल, ठीक तो है ना? कोई चिंता की बात तो नहीं? क्या हुआ था उन्हें? रिलैक्स काव्या, अंकल ठीक हैं, थोड़ा बीपी हाई हो गया था, अब बिल्कुल ठीक हैं। देखो तुमसे कौन मिलने आया है। तब तक गौरव भी अंदर आ चुका था। आते ही उसने हल्का सा सर झुकाकर उससे नमस्ते की। काव्या ने भी धीरे से सर झुकाकर उससे नमस्ते की। काव्या, ये मेरे दोस्त हैं डॉक्टर गौरव, अंकल को देखने आए हैं। असल में हम लोग पहली बार मिले हैं ना, इसलिए आप मुझे जानती नहीं हैं। नव्या तो मुझे अच्छी तरह से
आगे के शब्द गौरव के गले में ही अटक गए। जब उसे ध्यान आया कि वो ये क्या बोलने जा रहा था, काव्या भी स्थिति को समझते हुए बोली, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ, और किचन में चली गई। अब गौरव शैलेंद्र से बोला, सॉरी यार, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। कोई बात नहीं यार, तू क्यों दुखी हो रहा है, जब मेरी ही किस्मत खराब थी। शैलेंद्र धीरे से बोला, फिर बात बदलते हुए बोला, छोड़ना यार, तू भी क्या लेकर बैठ गया। ये बता कीर्ति कैसी है। ठीक है, बस माँ बेटी एक दूसरे में लगे रहते हैं। अब चलने लगी है तो बहुत परेशान करती है। सारा दिन कीर्ति उसके पीछे भागती है, और जब शाम को मैं लौटता हूँ तो सारे दिन का गुस्सा मुझ पर निकालती है। दोनों हंसने लगे। थोड़ी देर में काव्या चाय बनाकर ले आई और गौरव से बोली, भैया कोई चिंता की बात तो नहीं है ना। कुछ नहीं, गौरव बोला, चिंता की कोई बात नहीं है, बस इधर थोड़ा परहेज करना भूल गए थे और आंटी से उसी के लिए डांट खा रहे थे। बोलते हुए शैलेंद्र हंसने लगा। काव्या भी शैलेंद्र को हंसता देख समझ गई कि कोई सीरियस बात नहीं है। वो भी मुस्कुराने लगी। तीनों बैठकर बातें करने लगे। गौरव ने काव्या से अंकल के बारे में बताते हुए कहा, उन्हें खाने में कंट्रोल नहीं है, इसलिए उनको तो कुछ भी देने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखा करें। सॉरी, मुझे पता नहीं था, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मुझे लगा वो लोग अकेले रहते हैं तो कहाँ आंटी खाने के अलावा कुछ एक्स्ट्रा बनाती होंगी, इसलिए जब कभी कोई ऐसी चीज बनाती थी तो दे आती थी। वो सर झुकाकर ऐसे बोली जैसे कोई गुनाह कर दिया हो। इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है काव्या, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। शैलेंद्र को मन ही मन ये सोचकर अच्छा लग रहा था कि काव्या अंकल आंटी का ध्यान रखती है, लेकिन ये सोचकर बुरा भी लग रहा था। उसने कभी भी काव्या को इस बारे में कुछ बताया नहीं था। बताता भी कैसे, वो दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात भी तो नहीं करते थे। कौशल जी अब ठीक हो गए थे। वैसे भी उन्हें कोई समस्या नहीं थी, बस खान पान का ध्यान न रखने के कारण बीपी हाई हो गया था। काव्या उन लोगों का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन अब उसे उनकी बीमारी के बारे में पता चल गया था, तो वो उनका खाना देने से पहले इन बातों का ध्यान रखती थी कि उन्हें कोई ऐसी चीज ना दे जो उनकी सेहत के लिए ठीक ना हो। एक दिन कौशल जी आराम कर रहे थे तो पुष्पा जी काव्या के पास आकर बैठ गईं। काव्या उस समय गोलू के पास बैठी हुई थी और गोलू खिलौनों से खेल रहा था। पुष्पा जी को देखते ही काव्या बोली, अरे आंटी आप बैठिए। पुष्पा जी काव्या के पास सोफे में बैठ गईं। आंटी कोई काम था, मुझे बुला लेती। अरे नहीं, कोई काम नहीं था, तेरे अंकल आराम कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊं। अच्छा किया आंटी। बोलते हुए काव्या किचन में गई और एक कटोरी में गाजर का हलवा ले आई। लीजिए आंटी। अरे क्यों परेशान हुई, आंटी खाकर बताइए ना कैसा बना है। मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली थी, मगर मुझे याद आया कि अंकल मानेंगे नहीं, फिर मुझे डांट पड़ेगी। कहते हुए दोनों हंसने लगे। पुष्पा जी ने काव्या के हाथ से कटोरी ले ली और हलवा खाने लगीं, साथ में इधर उधर की बातें करने लगीं। फिर धीरे से पुष्पा जी काव्या से बोली, काव्या बेटा एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी। अरे आंटी कैसे बातें कर रही हैं, आपकी बातों का मैं बुरा क्यों मानूंगी। नहीं बेटा, कुछ बात पर्सनल है इसलिए पूछा। काव्या की समझ में कुछ नहीं आया। वह बोली, नहीं आंटी आप बताइए ना। पुष्पा जी ने धीरे से कहना शुरू किया, पता नहीं मुझे ये सब बात करनी चाहिए कि नहीं, कई दिन से सोच रही थी मगर मन नहीं माना इसलिए आ गई। आंटी आप इतना संकोच क्यों कर रही हैं, ऐसी भी क्या बात है। बेटा जब उस दिन तुम्हारे अंकल की तबीयत खराब हुई थी और मैं शैलेंद्र को बुलाने आई थी तो मैंने देखा था कि शैलेंद्र यहाँ बाहर वाले कमरे में सो रहा था। जी आंटी, वो तो यहीं सोते हैं। काव्या नासमझी में बोल पड़ी, मगर क्यों, उसको तुम्हारे साथ ही अंदर वाले कमरे में सोना चाहिए ना। अब काव्या उनकी बातों का मतलब समझ गई और चुपचाप सर झुका लिया। बेटा तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है ना। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, जी आंटी सब ठीक है। उसने धीरे से नजरें नीचे किए हुए ही उत्तर दिया, मुझे ऐसा लगता तो नहीं है। आंटी सब ठीक है, आप परेशान ना होइए। कैसे ना परेशान हूँ, जब से तुम दोनों शादी करके यहाँ आए हो तब से शैलेंद्र वो शैलेंद्र नहीं रहा जिसे मैं जानती थी। नव्या को भी शादी करके शैलेंद्र इसी घर में लाया था। हर समय हंसी मजाक बातचीत, बात बात में नव्या की खिंचाई करता, छेड़खानी किया करता था। अब ऐसा क्या हो गया है। मानती हूँ कि नव्या के जाने से वह टूट गया है, लेकिन ऐसा भी क्या है कि आज 1.5 साल होने को जा रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि नव्या के जाने का दुख सभी को है, लेकिन जाने वाले के लिए जो पीछे रह जाते हैं वो जीना तो नहीं छोड़ देते हैं। काव्या चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। मुझे नहीं मालूम
तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। लेकिन पति पत्नी के बीच कोई भी मामला ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। ऐसा लगता है दोनों बस मशीन की तरह जिंदगी जिए जा रहे हो। मैंने कभी तुम दोनों को कुछ ज्यादा बातचीत करते नहीं देखा है। पति पत्नी में तो हर समय बातचीत नोक-झोंक होती रहती है। यहाँ तक कई बार किसी बात पर बहस भी हो जाती है। मगर तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ क्यों नहीं दिख रहा है। काव्या अभी भी शांति बैठी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। पुष्पा जी ने आगे कहना शुरू किया, तुम्हें पता है अंकल की जॉब के चलते मैं कई जगह पर उनके साथ रही हूँ और तरह तरह के लोगों से मिलना जुलना हुआ है। मेरी जितनी उम्र नहीं है उतना मेरा अनुभव है, और मेरा अनुभव ये कह रहा है कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। अच्छा सब कुछ छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी शादी को कितने महीने हो गए हैं। जी 4 महीने। और इन 4 महीनों में तुमने कितनी चीज़ों की फरमाइश शैलेंद्र से की है। ऐसा नहीं आंटी, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। वो सब सामान पहले ही लाकर रख देते हैं। बेटा सामान हर समय ज़रूरत के लिए ही नहीं मंगवाया जाता है, कभी कभी प्यार से और हक जताने के लिए भी सामान मंगवाया जाता है। और ये बता, चाट समोसे आइसक्रीम कौन सी ज़रूरत के लिए खाई जाती हैं, मगर फिर भी लोग खाते हैं ना। तूने कभी अपने लिए मंगवाया है? कभी करके देखना, शायद शैलेंद्र को अच्छा लगे। चलो अच्छा वो भी छोड़ो, क्या तुम्हारा कभी मन नहीं करता कि तुम शैलेंद्र के साथ कहीं घूमने जाओ। इस पर काव्या को कोई जवाब नहीं सूझा। कैसे कहे कि वो घूमने फिरने की कितनी शौकीन है। जानती हो, नव्या और शैलेंद्र हफ्ते में एक बार मूवी देखने जरूर जाते थे। अक्सर शाम को दोनों घूमने भी जाते थे। अगर कभी नव्या जाने को मना कर देती तो शैलेंद्र जबरदस्ती खींच कर ले जाता। कई बार तो हम चारों ही साथ में जाते थे। उन्हें साथ में देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। काव्या, मेरे दोनों बच्चे बाहर हैं। मैंने हमेशा शैलेंद्र और नव्या में अपने बच्चों को देखती थी और खुश होती थी। अब मुझे वह खुशी क्यों नहीं दिखाई दे रही है। बेटा जीवन केवल खाने पहनने का नाम नहीं होता। एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखना भी तो जीवन का ही एक अंग है। एक समझदार पति पत्नी वो होते हैं जो एक दूसरे की बात को बिना कहे ही समझ लेते हैं। जानती हो, जब अंकल से मेरी शादी हुई वो जॉब के चलते बाहर ही रहते थे और मैं घर पर परिवार के साथ ही रहती थी। कई कई दिनों तक अंकल से मिलना नहीं हो पाता था। जब कभी वह छुट्टी पर आते थे तभी मिलना हो पाता था, और अगर पोस्टिंग दूर होती थी तो कई कई महीने बीत जाते थे। शादी के बाद शुरुआती दिन जब एक दूसरे के साथ समय बिताने का मन होता है, अपने आपसी संबंध बनते हैं, तब हम लोग एक दूसरे से दूर रहे तरस जाते थे एक दूसरे की शक्ल देखने को। आजकल के जैसे फ़ोन नहीं होता था कि दूसरे को वीडियो कॉल पर ही देख लें। फिर जब दोनों बच्चे हो गए, उनकी जिम्मेदारियों में ही एक दूसरे के लिए समय नहीं मिल पाता था। अब रिटायरमेंट के बाद जब एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिला है, तब तक बच्चों की जॉब लग गई, वो लोग चले गए। दोनों बहुत बुलाते हैं, लेकिन जानती हो हम क्यों नहीं जाते हैं। कभी कभी अपने अलावा दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। शादी के तुरंत बाद ही मैंने दोनों बहुओं को अपने लड़कों के साथ भेज दिया, सिर्फ इसलिए कि जो चीज़ हम दोनों ने सही है हमारे बच्चों को ना सहनी पड़े। केवल संबंध बनाना ही बड़ी बात नहीं होती, निभाना भी आना चाहिए। अभी तुम्हारी और शैलेंद्र की लाइफ का वही समय है। देखो ये अलग बात है कि तुम लोगों की शादी जिन हालातों में हुई है वो साधारण नहीं है। पहले वाले रिश्ते बिल्कुल बदल गए हैं। एक कोरे कागज पर लिखना आसान होता है, लेकिन किसी एक नाम को मिटाकर दूसरे नाम को लिखना बहुत मुश्किल होता है। शैलेंद्र के साथ वही बात है। हो सकता है तुमने घर वालों के कहने में आकर शादी कर ली हो, मगर नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने किसी के कहने में आकर शादी नहीं की है। ये शादी मैंने अपनी इच्छा से की है। अगर ऐसी बात है तो फिर समस्या कहाँ है। देखो, हो सकता है शैलेंद्र के लिए मुश्किल हो, क्योंकि उसने अपनी पत्नी के रूप में नव्या को ही देखा है, इसलिए नया रिश्ता निभाना मुश्किल हो सकता है। तो क्यों ना तुम ही पहल करो। बेटा कभी कभी एक कदम हमें अपनी मंजिल की ओर ले जाता है। जब तुमने अपनी बहन के परिवार को अपनाया है तो पूरी तरह अपनाओ। थोड़ी देर रुककर कुछ सोचने के बाद पुष्पा जी ने फिर काव्या से बोला, अच्छा एक बात बता, शैलेंद्र कौन है। काव्या तुरंत बोल पड़ी, मेरे जीजे। इस पर पुष्पा जी हंसने लगी। उनको हंसता हुआ देखकर काव्या को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने नजरें नीची कर लीं। बेटा, शैलेंद्र के साथ तुम्हारा रिश्ता बदल चुका है। भले ही मजबूरी में, हालात के हाथों मजबूर होकर तुम दोनों ने ये रिश्ता बनाया हो, लेकिन अब बनाया है तो निभाना भी चाहिए। और जिस दिन तुम पुराने संबंधों को छोड़कर नए संबंध बना लोगी, उस दिन चीजें आसान हो जाएंगी।
बेटा, शैलेंद्र को अपने बच्चे के लिए माँ की जरूरत तो थी ही, मगर उसको खुद के लिए एक पत्नी की भी जरूरत थी। तुमने एक जरूरत तो पूरी कर दी, अब दूसरी जरूरत भी तुम्हें ही पूरी करनी है। फिर कुछ रुक कर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इतना कहकर वह उठकर जाने लगी। दरवाजे पर जाकर रुककर पलटी और बोली, शैलेंद्र अब नव्या का नहीं, तुम्हारा पति है, और इस बात को तुम जितना जल्दी स्वीकार कर लोगी, तुम दोनों के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। बेटा, लौटते समय गौरव के पास से अंकल की रिपोर्ट लेते आना। जब शैलेंद्र ऑफिस के लिए निकल रहा था तो आंटी ने उसको रोककर उससे कहा, जी आंटी। शैलेंद्र ने जवाब दिया। शाम को शैलेंद्र जानबूझकर ऑफिस से थोड़ा देर से निकला, जिससे कि गौरव के भी हॉस्पिटल से फ्री होने का टाइम हो जाए। हाय गौरव। अरे शैलेंद्र, आओ ना, बैठो। अभी कितने पेशेंट बचे हैं? गौरव ने फोन उठाकर किसी से पूछा। यार तुम 10 मिनट बैठो, बस 2 लोग हैं, मैं देख लूं फिर आता हूँ। गौरव ने 2 कप कॉफी के लिए बोल दिया। अपने पेशेंट से फ्री होकर गौरव शैलेंद्र के पास आकर बैठ गया। और बताओ कैसे आना हुआ? वो आंटी बोल रही थी अंकल की रिपोर्ट लाने के लिए। अच्छा हाँ, 1 मिनट देता हूँ। गौरव ने ड्रॉअर से निकालकर कौशल जी की रिपोर्ट्स शैलेंद्र को दे दी। तब तक कॉफी भी आ गई। दोनों कॉफी पीते हुए बातें करने लगे। गौरव, रिपोर्ट तो ठीक है ना? हाँ यार, मैंने पहले ही बताया था, सब ठीक ठाक है, बस थोड़ा सा परहेज की जरूरत है, और उसके लिए मैंने काव्या को समझा ही दिया है। आई होप उसे बुरा नहीं लगेगा। अरे नहीं, बुरा क्यों लगेगा? नहीं, बस मुझे लगा कि वह थोड़े रिजर्व नेचर की है ना, तो शायद। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो बहुत ही हंसमुख और मिलनसार है। हो सकता है तुमसे पहली बार मिली हो, इसलिए। तुम्हें जानती भी तो नहीं है वो। हो सकता है, पर पता नहीं क्यों उस दिन मुझे ऐसा लगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब, जैसे मैं पहली बार नव्या से मिला था तो मुझे बहुत अच्छे से मिली थी। नव्या को तो मैंने पहले से ही तुम्हारे बारे में काफ़ी बातें बता रखी थी, इसलिए भले तुम उसे पहली बार मिले थे, लेकिन वो तुम्हारे और कीर्ति के बारे में सब कुछ पहले से ही जानती थी। तो इसका मतलब है काव्या को तुमने हम लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया है? नहीं, उससे तो। शैलेंद्र की समझ में नहीं आ रहा था कि वह गौरव को क्या जवाब दे। सचमुच उसने काव्या को गौरव के बारे में कुछ नहीं बताया था। गौरव तो क्या, उसने काव्या को किसी के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसकी तो काव्या से ज्यादा बात ही नहीं होती थी। कहाँ खो गए यार? कोई बात नहीं, अगर नहीं बताया तो अब बता देना। यार, काव्या से मेरी ज्यादा बात ही नहीं होती है। सुबह मैं ऑफिस आ जाता हूँ, शाम तक लौटता हूँ। जब नव्या थी तब भी तो तू सुबह ही ऑफिस आता था और शाम तक लौटता था। फिर यार सच सच बताना, काव्या तेरा ध्यान तो रखती है? तू खुश तो है ना? हाँ यार, वो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ध्यान रखती है। मेरी हर जरूरत के सामान मेरे कहने से पहले ही मेरे आगे हाजिर हो जाता है। फिर वो तुझसे बात क्यों नहीं करती? शायद उसे ज़्यादा बात करना पसंद ना हो। नहीं यार, ऐसा नहीं है, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। वह बहुत ही चुलबुली, हंसमुख और मजाकिया लड़की है। मगर शादी के बाद क्या? पता नहीं यार, कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। आज मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जो काव्या छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती थी, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर लड़ती थी, दिन भर बातें करती खिलखिलाती थी, अचानक से उसे क्या हो गया है? एकदम शांत सी हो गई है। यार, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, इसकी वजह कहीं तुम ही तो नहीं? तुमने खुद को ही इतना रिजर्व कर दिया है कि मुझे आज तुमसे बात करने में सोचना पड़ रहा है, तो किसी और के बारे में क्या बोलूं? गौरव ने शैलेंद्र के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। कोई परेशानी है? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ये तेरे चेहरे पर हर समय उदासी क्यों रहती है? तू वो शैलेंद्र है ही नहीं जिसे मैं जानता था। हर समय मस्ती मजाक करने वाला शैलेंद्र कहीं खो गया है। ऐसा लगता है नव्या के जाने के बाद से तू अभी तक संभल नहीं पाया है। यार, 1.5 साल हो गया इस बात को। अब तो तुझे। फिर कुछ रुक कर आगे बोला, कहीं ऐसा तो नहीं काव्या की तरफ से कुछ? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं। तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। हो सकता है, लेकिन उस दिन तेरे घर पर भी देखा था कि तेरा बिस्तर बाहर वाले कमरे में था। मेरा मतलब है, तुझे तो अंदर बेड पर काव्या के साथ सोना चाहिए ना, फिर अलग बिस्तर क्यों? शैलेंद्र कुछ भी नहीं बोला। उसे तो इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि कोई उसका बिस्तर देखकर भी उसके और काव्या के रिश्ते को जज कर सकता है। गौरव ने आगे कहना शुरू किया, यार वैसे तो तेरा पर्सनल मामला है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि घर वालों की खुशी के लिए तुम दोनों जबरदस्ती के बंधन में बंध गए हो?
नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर क्या बात है? कोई भी परेशानी है तो मुझसे शेयर कर सकते हो। शैलेंद्र कुछ भी नहीं बोला, बस अपने दोनों हाथों की उंगलियां बालों में फंसाकर कोहनी को मेज से टिकाकर सिर झुकाकर बैठ गया। गौरव अपनी चेयर से उठा और घूमकर शैलेंद्र के पीछे जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, यार मुझे नहीं मालूम है तुम दोनों के बीच में क्या है, लेकिन जो कुछ भी है जल्दी से सॉर्ट आउट कर लो। पति पत्नी के बीच में इतनी लंबी खामोशी कभी कभी रिश्तों में दरार ला देती है। यार पता नहीं, मैं भी उससे बात करना चाहता हूँ, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन लगता है वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचे, कहीं मुझे गलत ना समझ ले। गलत? क्या गलत सोच लेगी यार? पत्नी है वो तुम्हारी, पति पत्नी के बीच में गलत कुछ नहीं होता है। ये बात एक बार तूने ही बोली थी ना, और आज मुझे तुझको समझाने की जरूरत पड़ रही है। अगर काव्या इस बात को नहीं समझ रही तो तू समझा उसे। यार वो पहले ही बोल चुकी है कि वो ये शादी गोलू के लिए कर रही है। गोलू के लिए ही तो तूने भी शादी की है, लेकिन क्या बच्चों का ध्यान रखने में पति पत्नी अपना आपसी रिश्ता भूल जाते हैं? अच्छा ये बता, तू इतनी देर से मेरे साथ बैठा है, एक बार भी काव्या का फोन नहीं आया, जबकि इतनी देर में नब्या होती तो उसके 2-3 बार फोन आ चुका होता, और तू खुद भी ये बोलकर उठ चुका होता कि नब्या इंतजार कर रही होगी। सच बताना, क्या काव्या तेरा इंतजार नहीं कर रही होगी? उसके इस प्रश्न से शैलेंद्र सोच में पड़ गया। यार तुझे ऐसा नहीं लगता कि तेरे और काव्या के बीच अभी तक जो दूरी बनी हुई है उसकी वजह तुम हो? काव्या अभी यहाँ ना किसी को जानती है, ना ही उसके कोई दोस्त हैं। तू तो सारा दिन के लिए ऑफिस निकल जाता है, 4 लोगों से मिल लेता है, बात कर लेता है। उसके बारे में सोच, सारा दिन तेरे घर में रहती है, तेरे बच्चे का ध्यान रखती है, तेरे घर का ध्यान रखती है, मगर उसका ध्यान कौन रखेगा? क्या इतने दिनों में उसको कुछ जरूरत नहीं पड़ी होगी? फिर भी उसने तुमसे कभी शिकायत नहीं की, या ये कह लिया जाए कि तूने उसे ये सब कहने का हक नहीं दिया? यार उसके साथ समय बिता, कभी उसके दिल का हाल पूछ। तुम्ही ने बताया था कि नब्या और उसकी सारा दिन बात होती रहती थी। इतना बोलने वाली लड़की कभी तुझसे एक शब्द नहीं बोलती है, और तुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, कभी उसके दिल का हाल समझने की कोशिश भी नहीं करता, उसे कहीं ले भी नहीं जाता। क्या केवल अपने घर और बच्चे की देखभाल के लिए नौकरानी बनाकर लाया है उसे? गौरव, ये क्या बोल रहे हो? सॉरी यार, लेकिन एक काम क्यों नहीं करते हो? संडे को आओ घर पर, इसी बहाने काव्या और कीर्ति भी एक दूसरे को जान लेंगे। देखता हूँ यार, बताता हूँ। शैलेंद्र ने अनमने भाव से कहा। बताता हूँ नहीं, गौरव ने मुंह बनाते हुए कहा। आना ही पड़ेगा, मेरी और कीर्ति की शादी की सालगिरह है, कोई नहीं आ रहा है, बस ऐसे ही घर में सेलिब्रेट करेंगे। तुझे तो इसलिए बुला रहा हूँ कि इसी बहाने काव्या को घुमाने लेकर निकलेगा। कार चलाते समय उसके दिमाग में गौरव की कही हुई बातें गूंज रही थीं। क्या वो सचमुच नौकरानी बनाकर लाया है उसे? गौरव कुछ गलत नहीं कह रहा था, वो खुद भी काव्या के अंदर आए बदलाव को महसूस कर रहा था। अब उसने पक्का निश्चय कर लिया था कि वो खुद ही काव्या से बात करने की कोशिश करेगा। घर पहुंचते ही जैसे ही वह सोफे पर बैठा तो काव्या उसके लिए पानी ले आई। पानी पीने के बाद वह बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर कपड़े बदलकर जैसे ही वो आया, काव्या ने उसके लिए चाय और साथ में एक कटोरी में थोड़ी सी नमकीन लाकर रख दी और किचन में खाना बनाने चली गई। शैलेंद्र ने चाय का कप उठाया और फोन निकालकर उसमें कुछ करने लगा। फोन तो एक बहाना था, असल में तो वो सामने किचन में काम कर रही काव्या को देख रहा था। उधर काव्या खाना बनाते हुए आंटी की कही बातों के बारे में ही सोच रही थी। वो कैसे अपनी बहन की जगह ले सकती है? शैलेंद्र क्या सोचेगा उसके बारे में? उसने तो काव्या से गोलू की वजह से शादी की है, और इतने दिनों में कभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे उसे ये महसूस हो कि उसके मन में काव्या के लिए कोई फीलिंग भी है। फिर वो कैसे उन्हें ये रिश्ता बढ़ाने के लिए बाध्य कर सकती है? काव्या से बात करने का मन बनाकर वो किचन में कप रखने के बहाने गया। गोलू कहाँ है? जबकि वो आते समय पार्क में अंकल आंटी के साथ खेलते हुए गोलू को देख चुका था। जब काव्या किचन में रहती थी वो कभी किचन में जाता नहीं था, चाय का कप भी हमेशा टेबल पर ही रख देता था, जिसे काव्या बाद में ले आती थी। काव्या उसको वहां पर देखकर हड़बड़ा गई और उसके हाथ से चाकू छूट गया। अनायास ही उसके हाथ अपना दुपट्टा सही करने लगे। जी जी जी, वो आंटी के साथ पार्क गया है। अरे आराम से, कहते हुए उसने चाकू उठाकर वहीं रख दिया।
तुम नहीं गईं, वो आपके आने का टाइम हो रहा था तो। बाकी बात उसने अधूरी छोड़ दी। कैसे कहती कि शाम होते ही वो उसका इंतजार करने लगती है। उसे शैलेंद्र का आसपास होना अच्छा लगने लगा था। आपको कुछ चाहिए था क्या? नहीं, बोलकर वो बाहर निकल गया। शैलेंद्र ने बाहर जाकर टीवी ऑन कर दिया और न्यूज़ देखने लगा, मगर उसका दिमाग काव्या में ही लगा हुआ था। क्या सचमुच काव्या उसके साथ शादी करके खुश नहीं है? उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। आज काव्या से बात करते समय उसने उसकी ओर ध्यान से देखा था। ऐसा लगता ही नहीं था कि अभी कुछ ही समय पहले उनकी शादी हुई है। सिंपल सा आसमानी सूट पहने हुए, जिस पर सफ़ेद फूल बने थे, जो शायद शादी से पहले का था। मैचिंग सलवार और दुपट्टा, ना कोई साज श्रृंगार, कानों में छोटी सी बालियां, माथे पर छोटी सी बिंदी। इसे तो काव्या शादी से पहले काफी खिले हुए कलर पहनती थी। उसे हमेशा से सजने संवरने का बहुत शौक रहा है। हमेशा खुश रहती थी और दूसरों को भी खुश रखती थी। हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी। अब तो ऐसा लगता ही नहीं है कि वह हंसना भी जानती है। क्या ये वही काव्या है जिसको वह हमेशा से जानता था? दूसरों का ध्यान तो वो अभी भी रखती है, बस अपना ही ध्यान रखना भूल गई है। लेकिन इसमें काव्या की भी गलती नहीं है। अगर वह श्रृंगार करे, बन सवर कर रहे भी, तो किसके लिए? वो तो कभी उसकी ओर देखता भी नहीं था, कभी उसकी तारीफ भी नहीं की। नव्या के जाने के बाद तो घर जैसे कबाड़ खाना हो गया था। सारा सामान इधर उधर बिखरा रहता था। उसे कुछ होश ही नहीं रहता था। काव्या के आने के बाद उसके घर को फिर से स्वर्ग बना दिया था। गोलू का ध्यान एक माँ की तरह रखती थी। शैलेंद्र के खाने पीने कपड़े हर चीज का ध्यान रखती थी। बदले में उसने काव्या को क्या दिया? केवल घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है। शाम को ऑफिस से आने के बाद अक्सर वह नव्या को जिद करके अपने साथ पार्क में ले जाता था। वहां बैठकर काफी देर दोनों बातें करते थे, वहीं खेलते हुए बच्चों को देखते थे। मगर जब से काव्या आई है, उसने एक बार भी उससे कहीं चलने के लिए नहीं कहा है। कभी उससे उसकी कोई जरूरत नहीं पूछी है। क्या सच में वह स्वार्थी हो गया था? इतने में पुष्पा जी गोलू को लेकर अंदर आईं और बोली, काव्या लो पकड़ो इसे, बहुत शैतान हो गया है। वहां पार्क में बच्चों के पीछे भागता है। तुम्हारे अंकल तो एक किनारे बैठ गए, मैं इसके पीछे भाग भाग कर थक गई हूँ। अब कल से मैं इसको लेकर नहीं जाऊंगी। फिर शैलेंद्र से बोली, शैलेंद्र तुम कल से थोड़ा जल्दी आना और गोलू को लेकर पार्क में जाना, और काव्या तुम भी साथ में जाना। सारा दिन घर में घुसी रहती हो, बाहर जाओगी, चार लोगों से मिलोगी तो अच्छा लगेगा। काव्या को उन्होंने जानबूझकर जाने के लिए कहा था, जिससे कि दोनों साथ में समय बिताएंगे तो एक दूसरे के करीब आएंगे। थोड़ी देर बाद काव्या ने टेबल पर उसके लिए खाना लगा दिया। वैसे तो रोज का ही काम था, वो उसके लिए खाना लगा देती थी और खुद किचन में चली जाती थी या गोलू के साथ बैठ जाती थी। वो चुपचाप खाना खाकर उठ जाता था। कभी भी काव्या को अपने साथ खाने के लिए नहीं कहा, ना ही कभी ये पूछा कि दिन भर में उसने क्या खाया और क्या किया। एक बार नव्या ने उसे बताया था कि औरत को तारीफ बहुत अच्छी लगती है, खास तौर पर अगर उसका पति कर दे तो कहना ही क्या। तब से वह अक्सर कभी नव्या के खाने की, कभी घर की सजावट की, तो कभी साड़ी की तारीफ कर ही दिया करता था। खाना तो काव्या भी बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन कभी उसने काव्या के खाने की तारीफ नहीं की। कैसा लगता होगा उसको? आज उसका बहुत मन कर रहा था कि काव्या भी उसके साथ बैठे, उससे बात करे। काव्या जी कहने के साथ ही वह टेबल पर नजर दौड़ाने लगी कि वह कुछ देना तो नहीं भूल गई है क्या। सलाद, रायता, पानी, हरी मिर्च, अचार, सब कुछ तो रख दिया था। कुछ चाहिए? नहीं, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे कैसे अपने मन की बात कहे। गौरव सच कह रहा था, ज्यादा लंबी खामोशी कभी कभी संबंधों में दरार पैदा कर देती है। ये वही काव्या है जो हमेशा खिलखिलाकर हंसती रहती थी, शैलेंद्र से हमेशा बेधड़क बात करती थी। पहले तो शैलेंद्र काव्या घंटों फोन पर दुनिया भर की बातें करते थे, मगर तब आपस में संबंध दूसरा था। नए संबंधों को अभी दोनों अपना नहीं पा रहे थे। एक ही छत के नीचे दोनों अजनबी बनकर रह रहे थे। अगर ये पति पत्नी का संबंध नए सिरे से जुड़ा होता तो शायद बात दूसरी ही होती। लेकिन जिन हालातों में दोनों की शादी हुई है, दोनों चाह कर भी अपने रिश्ते का हक एक दूसरे पर नहीं जता पा रहे हैं। शायद कुछ झिझक दोनों के मन में थी।
आज उनके संबंध बदल गए हैं, तो दोनों के बीच में खामोशी की दीवार आ गई है। दोनों के ही मन में अंतर्द्वंद चल रहा था। काव्या के मन में जहां आंटी की कही हुई बातें गूंज रही थीं कि उसने अपनी बहन के परिवार को अपना तो लिया, लेकिन शैलेंद्र को पूरी तरह से खुशी नहीं दे पा रही है। सची तो कह रही थी आंटी कि आदमी की जरूरत केवल खाने और पहनने से ही नहीं पूरी होती है, बल्कि कुछ मानसिक और शारीरिक जरूरतें भी होती हैं, जो पति पत्नी ही एक दूसरे की पूरी कर सकते हैं। शाम को जब आदमी थक हार कर अपने घर वापस लौटता है, तो अपनी पत्नी के पास बैठकर उससे दो बातें करके अपना मन हल्का करता है। वहीं पत्नी भी दिन भर की बातें अपने पति को बताती है, कुछ शिकायतें करती है, कुछ फरमाइश करती है, मगर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। उधर शैलेंद्र भी गौरव की कही हुई बातों पर विचार कर रहा था। सचमुच ही उसने काव्या को कोई हक दिया ही नहीं, केवल अपने घर की जरूरत पूरी करने के लिए ही उसको ले आया है। ये कभी नहीं सोचा उसकी भी अपनी कुछ जरूरतें होंगी, लेकिन ये दरार जो उसने खुद ही बनाई है, अब इसको खत्म भी वो खुद ही करेगा। लेकिन अभी तो वो ये भी नहीं जानता कि काव्या के मन में क्या है, लेकिन फिर भी वो पुरानी काव्या को वापस लाने की कोशिश तो करेगा ही। ये सोचकर बहुत ही हिम्मत करके वह बोला, काव्या तुम खाना नहीं खाओगी? काव्या ने नजर उठाकर शैलेंद्र की तरफ देखा। रेड टी शर्ट और ब्लैक लोअर में बहुत ही स्मार्ट लग रहा था। काव्या ने कभी भी नजर भरकर शैलेंद्र को नहीं देखा था। पहले जब भी वह देखती थी, उसे नव्या के पति के रूप में और अपने जीजा के रूप में देखती थी। शादी के बाद कभी ऐसा विचार ही नहीं आया, हमेशा अपने काम में ही लगी रहती और शैलेंद्र के आने से पहले ही उसकी जरूरत का सारा सामान उसके सामने रख देती थी। आज काव्या को शैलेंद्र में बहन का पति नहीं, बल्कि अपना पति दिख रहा था। अचानक से दोनों की नजरें मिलीं और काव्या ने सकपकाते हुए नजरें फिर से नीची कर लीं। आप खाना खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं, अभी साथ में ही खा लो, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। काव्या को शैलेंद्र के साथ बैठकर खाना खाना बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन उसे आंटी की कही हुई बातें याद आ गईं, तो उसने भी प्लेट में अपना खाना निकाल लिया और धीरे धीरे नजरें नीचे किए हुए ही खाने लगी। शैलेंद्र की नज़र काव्या के ऊपर ही थी, जिसे काव्या भी अच्छी तरह से महसूस कर रही थी और इसीलिए थोड़ी असहज भी हो रही थी। काव्या, उसने धीरे से बात शुरू की, संडे को गौरव ने हम दोनों को अपने घर पर लंच के लिए बुलाया है, तुम चलोगी? अगले दिन रोज की ही तरह शैलेंद्र ऑफिस चला गया, मगर आज लौटने की जल्दी थी, क्योंकि गोलू को पार्क से ही लेकर जाना था और मन के किसी कोने में काव्या भी थी, जो साथ जाने वाली थी। घर पहुंचते ही शैलेंद्र फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया। जब तक वह बाहर आया, तब तक काव्या उसके लिए चाय बनाकर ले आई और शैलेंद्र को दे दिया। गोलू कहाँ है? आंटी के साथ गया है, काव्या ने धीरे से जवाब दिया। शैलेंद्र के सारे अरमानों पर पानी फिर गया। कहाँ तो वो काव्या के साथ जाने के बारे में सोच रहा था और आंटी गोलू को लेकर भी चली गईं। उसको बहुत मन था कि काव्या उसके साथ पार्क में चले, लेकिन वो काव्या से कैसे कहे। वैसे तो काव्या को ले जाने के लिए ये बहाना ही अच्छा था कि गोलू परेशान करेगा, लेकिन आंटी गोलू को अकेले लेकर चली गई हैं। शैलेंद्र ने मायूस होकर बगल में पड़ा हुआ न्यूज़पेपर उठा लिया। इतने में आंटी की आवाज आई, तेरा न्यूज़पेपर अभी बाकी रह गया है, मैंने कल ही बोल दिया था मैं तेरे बेटे को लेकर नहीं जाऊंगी। उठो दोनों लोग, इसको लेकर जाओ, तब तक मैं धीरे धीरे चल रही हूँ, मुझसे तो ये शैतान संभलता ही नहीं है। इतना बोलकर आंटी गोलू को शैलेंद्र की गोद में थमाकर निकल गई। तुम तो बोल रही थी कि गोलू आंटी के साथ पार्क चला गया। मैंने पार्क नहीं बोला था, मैंने तो बोला था कि आंटी के साथ गया है। वो उनके साथ उनके रूम में था। वो जमीन पर फैले हुए खिलौने को उठाते हुए बोली। शैलेंद्र का मन मयूर के जैसे नाचने लगा। वो तो यही चाहता था। काव्या से बोला, चलो काव्या। काव्या ने एक नज़र शैलेंद्र की तरफ देखा, फिर चुपचाप अपना मोबाइल उठाया और बाहर को निकल चली। गोलू शैलेंद्र की गोद में था और साथ साथ काव्या भी चल रही थी। आज उसे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा था। एक अरसा हो गया जब वह इस तरह शाम को पार्क में टहलने जा रहा है। पहले तो अक्सर नव्या को लेकर जाता था। वहां दोनों काफी देर बैठते, ढेर सारी बातें करते, बच्चों को खेलते हुए देखते थे। उन्हें बहुत अच्छा लगता था। ऐसा नहीं है कि काव्या पहली बार शैलेंद्र के साथ जा रही थी। शादी के पहले भी शैलेंद्र कई बार काव्या को अपने साथ लेकर जा चुका है, पर तब बात दूसरी थी। शैलेंद्र जानता है कि काव्या को घूमना फिरना, खाना पीना, शॉपिंग करना बहुत पसंद है। पहले जब कभी नव्या उसके साथ जाने को मना करती थी, तो काव्या शैलेंद्र को अपने साथ
जबरदस्ती ले जाती थी। लेकिन जब से शादी हुई है, काव्या ने एक बार भी शैलेंद्र से कहीं चलने के लिए नहीं कहा, कुछ दिलाने के लिए भी नहीं कहा, ना ही गोलगप्पे खिलाने के लिए कहा। लेकिन उसमें काव्या की भी क्या गलती है? शैलेंद्र खुद ही काव्या से कम बात करता है तो बेचारी कैसे कुछ बोलती। शैलेंद्र को अपने ऊपर ही गुस्सा आने लगा। काव्या ने उसके और उसके बच्चे के बारे में सोचकर उससे शादी की। बदले में वह काव्या को क्या दे पाया? अपने दुख में वह काव्या की खुशी कैसे भूल गया? आखिर काव्या भी तो उसकी ही जिम्मेदारी है। उसने काव्या के साथ भी तो 7 फेरे लिए हैं। वो सारे वचन जो उसने नव्या को दिए थे, आखिर काव्या को भी तो दिए हैं। जब वह नव्या के साथ सारे वचन निभाता रहा तो काव्या के साथ क्यों नहीं? उसकी वजह से उसने अपने सारे शौक मन में ही मार दिए। पार्क पहुंचकर शैलेंद्र ने गोलू को नीचे उतार दिया। वह बच्चों को देखकर भागने लगा। काव्या भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। शैलेंद्र आंटी को देखकर वहीं उनके पास बेंच पर बैठ गया और दोनों को देखने लगा। गोलू जब काव्या को अपने पीछे आता देखता तो और तेजी से भागने लगता। काव्या भी बराबर उसके पीछे पीछे भाग रही थी, उसके साथ खेल रही थी। उन लोगों को देखकर आंटी ने मौका देकर धीरे से शैलेंद्र से कहा, काव्या बहुत अच्छी लड़की है। जी आंटी। बेटा उसको बदलने मत देना। जी, मैं कुछ समझा नहीं। बेटा नव्या मुझे अपने परिवार के बारे में बताती रहती थी। उसकी बातों से मैंने जितना काव्या को समझा है, ये काव्या वैसी तो नहीं है। इतने दिनों में मैंने काव्या को कभी बहुत खुश नहीं देखा है। नव्या तो बताती थी कि काव्या शांति नहीं होती है, दिन भर कुछ ना कुछ बोलती रहती है, बेबात हंसती खिलखिलाती रहती है। मगर मैंने कभी भी काव्या को बहुत बोलते नहीं देखा, हमेशा शांत शांत रहती है। आंटी की बात सुनकर शैलेंद्र काव्या की ओर देखने लगा, जो गोलू के लिए गुब्बारा खरीद रही थी, और पैसों के लिए शैलेंद्र की तरफ इशारा कर दिया और खुद गोलू की फोटो और सेल्फी लेने लगी। शैलेंद्र ने पैसे दे दिए। बेटा, उसने अपनी जान से प्यारी बहन खोई है, ये कोई छोटा मोटा दुख नहीं है। फिर भी वह अपना दुख भूलकर तुम्हारे बेटे का ध्यान रखती है, तुम्हारा ध्यान रखती है। तुम लोगों को कब क्या चाहिए वो आगे से आगे तैयार रखती है। देखो बेटा, कोई किसी की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसने तुम्हारे जीवन में नव्या की कमी को काफ़ी हद तक पूरा कर दिया है बेटा। ऐसे में तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसका ध्यान रखो, उसको प्यार दो, सम्मान दो। शैलेंद्र हैरानी से पुष्पा जी की तरफ देखने लगा। बेटा, मैं ये नहीं कहती तुम उसका ध्यान नहीं रखते, पर कभी कभी चीज़ें जतानी भी पड़ती हैं। तुम काव्या को एहसास दिलाओ कि तुम्हें उसकी चिंता है, उसकी ज़रूरत है। ज़्यादा दूर मत जाओ। अभी देखो, सिर्फ तुम काव्या को पार्क तक लेकर आए हो। तुम्हें नहीं लग रहा कि घर की काव्या और इस काव्या में फर्क है? उसके चेहरे की खुशी देखो। शैलेंद्र ने देखा काव्या गुब्बारा गोलू की तरफ फेंकती और गोलू उसे पकड़ने के लिए भागता। ऐसा करते समय दोनों खिलखिलाकर हंस रहे थे। अब धीरे धीरे इनका रोज का नियम बनता जा रहा था। शैलेंद्र शाम को आता और काव्या और गोलू को लेकर पार्क जाता था। काव्या भी शाम को शैलेंद्र का इंतजार करती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी शैलेंद्र के साथ जाना अच्छा लगने लगा था। पुष्पा जी ने तो जैसे ठान ही लिया था कि उन दोनों के बीच की दूरी को खत्म करके ही रहेंगी। शैलेंद्र, मैं गोलू को देखती हूँ, तुम और काव्या हम लोगों के लिए आइसक्रीम लेकर आओ। पार्क से लौटने के बाद पुष्पा जी ने काव्या और शैलेंद्र को अकेले भेजने के उद्देश्य से कहा। उन्हें पता था कि जब तक दोनों एक दूसरे से खुलेंगे नहीं, बात आगे बढ़ेगी नहीं। शैलेंद्र ने बाइक स्टार्ट की और काव्या को बैठने के लिए बोला। काव्या उसके पीछे बैठ गई। शैलेंद्र जैसे ही बाइक आगे बढ़ाई, काव्या ने संभलने के लिए उसकी कमर पर हाथ रख दिया। काव्या के नाजुक हाथों का स्पर्श अपनी कमर पर महसूस करके शैलेंद्र का मन खुश हो गया। अब दोनों धीरे धीरे खुलने लगे थे। काव्या, गोलगप्पे खाओगी? हाँ हाँ, काव्या चहक उठी। शैलेंद्र ने गोलगप्पे के ठेले के पास बाइक रोक दी और दोनों उतरकर गोलगप्पे खाने लगे। शैलेंद्र को पता था कि काव्या को गोलगप्पे बहुत पसंद हैं। वह सब जानता था कि काव्या को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं, वह किस बात से खुश होती है और किस बात पे नाराज। पर पता नहीं क्यों अभी तक वो ये सब नहीं जान पाया। लेकिन अब उससे जो गलती हो गई थी वह उसे सुधारनी थी। काव्या हमेशा छोटी छोटी बातों में ही खुश हो जाया करती थी। अब शैलेंद्र को उसे वही छोटी छोटी खुशियाँ देनी हैं। रात के खाने के समय काव्या टेबल पर शैलेंद्र का खाना लगाकर चली गई। शैलेंद्र टीवी देखते हुए बोला, तुम भी खा लो। काव्या गोलू को खाना खिला रही थी तो वो बोली, आप खा लीजिए, मैं बाद में खाऊंगी। शैलेंद्र ने काव्या की तरफ एक नज़र डाली और बोला, नहीं काव्या,
तुम गोलू को खिला दो, फिर हम दोनों साथ में खाएंगे। दोनों की नज़रें एक बार फिर से मिलीं और काव्या ने नज़रें गोलू की तरफ कर लीं। गोलू को खाना खिलाकर उसने उसे वहीं ज़मीन पर कुछ खिलौने देकर बिठा दिया और खुद डाइनिंग टेबल पर आकर खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद जब काव्या प्लेटें उठा रही थी, शैलेंद्र बोला, काव्या जी। उसके हाथ रुक गए थे, मगर नज़रें अभी भी नीचे ही थीं। थैंक यू, वो धीरे से बोला। थैंक यू किस लिए? वो हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। थैंक यू मेरे बेटे को संभालने के लिए, थैंक यू मेरे परिवार को संभालने के लिए, और थैंक यू मेरे परिवार को पूरा करने के लिए। इसके आगे के शब्द उसके रुंधे गले के साथ घुट गए। काव्या की भी आंखें भर आईं। उसका जी किया कि वह जाकर शैलेंद्र को गले लगा ले और बच्चे की तरह पीठ सहलाकर उसको दिलासा दे। प्यार का अंकुर दोनों के मन में फूट चुका था, मगर पता नहीं किस संकोच और किसी बंधन में वो बंधी हुई थी। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। चुपचाप बर्तन उठाकर किचन में चली गई। सारा काम निपटाकर जब वो किचन से बाहर आई तो शैलेंद्र लेट चुका था। उसने एक नज़र शैलेंद्र की ओर डाली। उसकी आंखें बंद थीं। वो चुपचाप अंदर के कमरे में चली गई और गोलू के बगल में लेट गई। आज शैलेंद्र के मुंह से ये सब सुनकर काव्या को एहसास हुआ कि वो सचमुच शैलेंद्र का ख्याल रख पा रही है और किसी से किया हुआ वादा निभा पा रही है। काव्या, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुमने शादी के लिए हाँ कर दी है? हाँ जतिन, उसने बिना किसी भाव के उत्तर दिया। मगर क्यों? वो चिल्ला पड़ा। इस क्यों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बहुत ही शांति के साथ काव्या ने जवाब दिया। क्यों नहीं जवाब? तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। तुम अकेले हमारी जिंदगी का फैसला कैसे ले सकती हो? जो सपने हमने साथ में मिलकर देखे थे, तुम अकेले बिना मुझसे पूछे उन्हें कैसे तोड़ सकती हो? क्या एक बार भी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना? मैंने बहुत सोच समझ कर ही फैसला लिया है। काव्या, ये कैसा फैसला है? देखो काव्या, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे चाहती हो या नहीं, पर मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि हम जिस चीज़ को चाहें वो हमें मिल ही जाए। काव्या, ये क्या पागलपन है? तुम्हारा ये फैसला हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। ये फैसला मैंने नहीं, वक्त और हालात ने लिया है जतिन। लेकिन तुमने इस फैसले पर अपनी मोहर क्यों लगाई? मैंने तुम्हें बोला था कि तुम एक बार मना कर दो, बाकी मैं संभाल लेता। क्या संभाल लेते जतिन? गोलू के सर से जो ममता की छांव छिन गई थी, क्या तुम उसे ला देते? दीदी के जाने के बाद जीजा जी की जिंदगी का अकेलापन दूर कर लेते? तुम्हारे और मेरे मम्मी पापा ने जिस उम्मीदों के साथ मुझसे शादी करने के लिए पूछा था, मेरे मना करने के बाद उस टूटी हुई उम्मीद को तुम जोड़ लेते। और हमारे सपने, हमारी उम्मीदें, उनका क्या? तो क्या जीजा जी की जिंदगी यूं ही वीरान बनी रहे और मैं अपने सपने पूरे करके खुशियां मनाऊं? मैं कब मना कर रहा हूँ? शैलेंद्र भैया की शादी तो घर वाले फिर भी किसी और से कर देंगे ना। और क्या सौतेली माँ गोलू को उतना ही प्यार दे पाती? लेकिन काव्या, गोलू को ममता तो तुम चाची बनकर भी दे सकती थी। और कल को जब हमारे अपने बच्चे होते तो क्या गारंटी है कि मैं या तुम उसके साथ कोई पक्षपात नहीं करेंगे? ओह काव्या, तुम समझ क्यों नहीं रही? समझ तुम नहीं रहे हो जतिन। मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ। तो हमारे बीच जो था, क्या वो प्यार नहीं था? उसकी आंखों में नमी आ गई। था जतिन, प्यार ही था। लेकिन प्यार हमेशा पाने का नाम ही नहीं होता। कई बार प्यार में त्याग भी करना पड़ता है। लेकिन हम ही क्यों वो त्याग करें? क्योंकि मेरी बहन ने मेरे लिए और तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए त्याग किया है, और जब हमारी बारी है तो हम अपने बारे में ही सोचने लग जाएं। मैं कैसे भूल जाऊं जतिन, मेरी बहन ने बचपन से मेरे लिए त्याग ही त्याग किए हैं। मेरी जुबान से निकला हुआ, मेरी जुबान से निकली हुई इच्छा को पूरा करने के लिए वह अपनी इच्छाओं का त्याग हमेशा करती रही। मेरे सपने पूरे करने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। तुमसे तो ये सब कुछ छुपा भी नहीं है जतिन, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। और तुम ये भी कैसे भूल सकते हो कि जिस भाई की बात तुम कर रहे हो, उसने तुम्हारे लिए क्या किया? घर और बिजनेस केवल इसलिए छोड़ा जिससे तुम्हें भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। तुम्ही ने तो एक बार बताया था ना। काव्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। काव्या की ये बात सुनकर जतिन को एकदम झटका लगा। सच ही तो कह रही थी काव्या। शैलेंद्र ने इस घर के लिए क्या क्या नहीं किया। तब उसे ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आने लगा कि माँ जब भी कोई चीज़ देती थी तो रश्मि दीदी और उसे थोड़ा ज़्यादा दे देती थी और शैलेंद्र को कम।
पापा तो कभी बाजार जाते नहीं थे। माँ जब भी जाती, शैलेंद्र को कोई भी चीज दिलाने से पहले वह हमेशा थोड़ा सस्ती ही लेने की कोशिश करती थी, जबकि रश्मि दीदी और उसके लिए लेने से पहले कभी नहीं सोचती थी। एक बार जतिन ने किसी लड़के का पेन चुरा लिया था और पूछने पर जतिन उससे लड़ने लगा, तो उसने जतिन को धक्का दे दिया, जिससे उसके हाथ में हल्की सी खरोच आ गई थी। जतिन ने शैलेंद्र से शिकायत की। शैलेंद्र का पारा हाई हो गया। उसने उसे लड़के को बहुत मारा। इसके बाद टीचर और घर वाले पूछते रहे, लेकिन उसने अपनी जुबान नहीं खोली। घर आकर भी उसे मार पड़ी, मगर उसने जतिन का नाम नहीं लिया। उसने बचपन से ही जतिन को सगे भाई से बढ़कर चाहा है। एक बार रश्मि दीदी को कॉलेज के कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। पता चलने पर अपनी जान की परवाह न करके अपने से बड़े लड़कों से भिड़ गया था और उन सबको बहुत मारा। एक का तो सिर भी फट गया था। इन सबसे परेशान होकर उसे हॉस्टल भेज दिया गया और वो बिना किसी शिकायत के चले गए थे। हमेशा जतिन की गलतियों को छुपाने के लिए मम्मी पापा और टीचर से खुद ही मार खा लेता था। वह तो ये बात भी भूल चुका था कि वो खुद शैलेंद्र का कर्जदार है। ये सारा बिजनेस और मकान शैलेंद्र के पिता यानी उसके ताऊ जी का ही तो बनाया हुआ था। जतिन के पापा को तो उन्होंने बाद में गांव से बुला लिया था। आज भी बिजनेस के 80% शेयर और मकान शैलेंद्र के नाम पर ही है। शैलेंद्र जब चाहे तब अपना हिस्सा मांग सकता है, लेकिन सब कुछ जानते हुए वह तो अपनी जुबान पर इस बात का जिक्र नहीं लाता, बल्कि वह तो इस बात का एहसान मानता है कि अगर चाचा चाची ने उसे ना पाला होता तो उसका क्या होता। ताऊ ताई जी की मौत के बाद उसने उन्हीं को अपना माता पिता माना था और जतिन रश्मि को सगे भाई से भी कहीं ज्यादा बढ़कर प्यार दिया था। आज भी अगर उन्हें जरा भी भनक लग गई कि जतिन और काव्या एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो खुद ही शादी से मना कर देंगे, लेकिन इसके बाद वह कभी भी शैलेंद्र से नजरें नहीं मिला पाएगा। ठीक ही तो कह रही है काव्या कि जिस भाई बहन ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, आज हम लोग अपनी खुशी के लिए उनके बारे में सोचना छोड़ दें। तुम ठीक कह रही हो काव्या, मैं सचमुच स्वार्थी हो गया था, लेकिन अपने ही बारे में सोच रहा था। आज तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। ठीक कह रही हो, प्यार हमेशा पाने का ही नाम नहीं होता, कभी कभी प्यार में खोना भी पड़ता है। आज तुमने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। आज मैं सच्चे प्यार का मतलब जान गया। आज मैं जान गया कि तुम जो कर रही हो वही सच्चे मायने में प्यार है। प्यार केवल एक लड़का लड़की में ही नहीं होता, माँ बाप भाई बहन का प्यार भी तो होता है। मैं जान गया, यही प्यार है। हाँ काव्या, हाँ यही प्यार है। थैंक्स जतिन, थैंक यू मुझे समझने के लिए। अब कम से कम मेरे दिल पर कोई बोझ नहीं रहेगा। मैं ये रिश्ता पूरे दिल से अपनाना चाहती हूँ। तुम भी समझ लेना कि हमारे बीच कुछ नहीं था, और प्लीज तुम्हारे घर वालों को ये बात कभी पता नहीं चलनी चाहिए। मेरा भरोसा रखो काव्या, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं चलती हूँ जतिन। जा रही हो? हाँ जतिन, जा रही हूँ वापस आने के लिए, मगर एक नए रिश्ते के साथ, कहते हुए काव्या पलटकर जाने लगी। एक बार जाने से पहले गले नहीं लगोगी? इस नए रिश्ते के नाम, हमारी नई दोस्ती के नाम। उसके कदम रुक गए। हाँ काव्या, देवर भाभी भी अच्छे दोस्त हो सकते हैं ना। काव्या पलटकर जतिन के गले लग गई और दोनों फूट फूट कर रोने लगे। थोड़ी देर बाद जब दोनों अलग हुए तो काव्या बोली, अब मुझे जाना होगा। काव्या, भाई का बहुत ध्यान रखना, वो बहुत अच्छे हैं। मैं थोड़ी देर के लिए बहक गया था, लेकिन सचमुच उन्हें प्यार की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, बहुत आंसू बहाए हैं। अब उन्हें रोने मत देना, वादा करो मुझसे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। काव्या ने एक नज़र उसकी ओर देखा और उसके हाथ पर हाथ रख दिया। मुझे पूरा भरोसा है, नव्या भाभी की जगह तुम्हारे अलावा कोई और नहीं ले सकता, और तुम भैया और गोलू का अच्छे से ख्याल रखोगी। काव्या, गौरव का 2 बार फोन आ चुका है। ऐसा करो तुम तैयार हो जाओ, मैं गोलू को आंटी के पास छोड़ाता हूँ, नहीं तो तैयार नहीं होने देगा। बोलते हुए वो गोलू को लेकर बाहर निकल गया। काव्या ने अलमारी खोली और सोचने लगी कि कौन सी साड़ी पहने। अलमारी में साड़ियाँ भरी हुई थीं। वो हमेशा नव्या की साड़ियाँ देखकर बोलती थी कि दीदी ये साड़ी मुझे दे दो, वो साड़ी मुझे दे दो। तो वो हंसकर बोलती कि जब तेरी शादी हो जाए तो तू मेरी सारी साड़ियाँ ले लेना। आज नव्या की सारी साड़ियाँ उसकी हो चुकी थी, मगर ऐसा तो उसने कभी नहीं चाहा था। एक बहन होने के नाते वो हमेशा प्यार से उसकी चीज पर अपना हक जताती थी, लेकिन आज वह अपना सब कुछ उसको देकर चली गई थी।
जब से वो यहाँ आई है, आज शैलेंद्र के साथ पहली बार किसी के घर जा रही थी, इसलिए वो खुद बहुत अच्छे से तैयार होना चाहती थी। उसने उनमें से एक साड़ी निकाली और तैयार होने के लिए चल दी। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया, तब तक काव्या तैयार हो चुकी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, शैलेंद्र उसको देखता ही रह गया। पिच कलर की साड़ी में उसका रंग रूप कुछ और ही ज्यादा निखर आया था। वह एकटक काव्या को देखता ही रह गया। काव्या भी शैलेंद्र की नजरों को अपने ऊपर महसूस कर रही थी और उसे बहुत ही अजीब सा मीठा मीठा एहसास हो रहा था। शैलेंद्र धीरे धीरे बढ़ते हुए उसकी ओर आया और पूछा, तैयार हो गई? कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, ठीक से देख लो। काव्या ने एक नज़र शीशे में देखा और बोली, नहीं, कुछ तो नहीं रह गया, सब ठीक है। अब शैलेंद्र ने ड्रेसिंग टेबल से सिंदूर की डिब्बी उठाकर उसकी मांग भर दी, फिर धीरे से बोला, अब अच्छी लग रही हो। काव्या ने शर्मा कर नजरें झुका लीं। शैलेंद्र फिर भी उसको देखे जा रहा था, तो काव्या थोड़ा असहज होने लगी, तो बोली, चलें। रास्ते भर दोनों खामोशी से बैठे रहे। काव्या की गोद में गोलू था और वो खिड़की के बाहर देख रही थी। शैलेंद्र बीच बीच में शीशे में काव्या को देख लेता था। कुछ ले लें? अचानक काव्या बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। शैलेंद्र ने एक गिफ्ट शॉप पर गाड़ी रोकी। तुम गाड़ी में ही रुको, मैं लेकर आता हूँ, गोलू के साथ परेशानी होगी। बोलता हुआ शैलेंद्र गाड़ी से उतरकर शॉप के अंदर गया और थोड़ी देर बाद वापस आकर पीछे का दरवाजा खोलकर बुके रख दिया। उनकी बेटी कितनी बड़ी है? गोलू से कुछ छोटी है, तो उसके लिए भी कुछ ले लेते। शैलेंद्र फिर से अंदर गया और गौरव की बेटी के लिए कुछ खिलौने और कपड़े लेकर बाहर आया और सारा सामान पीछे की सीट पर रख दिया। फिर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और काव्या की तरफ एक लाल गुलाब और चॉकलेट बढ़ाते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए। उसे पता था कि चॉकलेट में काव्या की जान बसती है। काव्या ने उसकी ओर एक नज़र देखा और मुस्कुराते हुए गुलाब और चॉकलेट ले लिया। शैलेंद्र ने गाड़ी स्टार्ट करके गियर डाल दिया। थोड़ी देर बाद दोनों गौरव के घर के बाहर थे। शैलेंद्र ने घंटी बजाई। दरवाजा गौरव ने ही खोला। खोलते ही दोनों गले लग गए। हाय, मेरी तो आंखें पथरा गईं। तेरा इंतजार करते करते चालू हो गया तेरा ड्रामा। कैसी हो काव्या? गौरव ने काव्या की ओर देखते हुए कहा। ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? बिल्कुल मजे में। अरे कीर्ति, क्या कर रही हो? जल्दी बाहर आओ। बोलते हुए गौरव ने कीर्ति को आवाज लगाई। आ रही हूँ, बोलते हुए कीर्ति बाहर आई और आते ही काव्या को गले लगा लिया। वेलकम काव्या, ये आपके लिए, शादी की सालगिरह की आप दोनों को बहुत बधाई। बोलते हुए काव्या ने कीर्ति की ओर बुके बढ़ा दिया। थैंक यू सो मच, आओ बैठो ना। काव्या वहीं सोफे पर शैलेंद्र के साथ बैठ गई। ये इतना सारा सामान क्यों लेकर आए? गौरव ने सारा सामान देखते हुए शैलेंद्र से शिकायत की। अबे गधे, तेरे लिए नहीं लाया हूँ, अपनी बेटी के लिए लाया हूँ। कीर्ति अंदर से ट्रे में नाश्ता ले आई और वहीं रखकर उन लोगों के साथ बैठकर बातें करने लगी। काव्या भी उन लोगों के साथ घुल मिलकर बातें कर रही थी। गौरव और कीर्ति को भी काव्या से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा था। गौरव की बेटी तनु और गोलू खिलौने से खेलने में मगन थे। तनु गोलू से 3 महीने छोटी थी। बातों बातों में गौरव शैलेंद्र से बोला, शैलेंद्र, तुम्हें पता है, जब कीर्ति को पता चला कि तुम लोग आने वाले हो, तो उसने तुम लोगों के लिए खाने की बहुत सी चीज़ों की तैयारी कर रखी है। अब देखो उनमें से कितनी चीज़ खाने को मिलती है। कीर्ति चिढ़ते हुए बोली, आप तो चुप ही रहिए, किसी काम में मदद नहीं करनी है, बस केवल बातें बनानी है। लेकिन सीरियसली कीर्ति, आज मेरा व्रत है, आज मैं कुछ भी नहीं खा पाऊंगा। शैलेंद्र अपने मजाकिया मूड में आ चुका था। प्लीज भैया, अब आप मसरूफ हो जाइए, और वैसे भी आप तो मुझसे बात ही मत करिए, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है? 4 महीने में अब आपको फुर्सत मिली है काव्या को मेरे घर लाने की। हाँ, ये गलती तो मेरी, सॉरी। सॉरी से काम नहीं चलेगा, आपको सजा मिलेगी। अरे बाबा, तुम्हारा गुनहगार हूँ, जो चाहे सजा दे दो तो ठीक है। काव्या को लेकर महीने में एक बार यहाँ जरूर आना होगा। अरे महीने क्या, तुम बोलो तो हफ्ते में एक बार आ जाया करूँ, लेकिन सोच लो फिर, ये तो बहुत बड़ी सजा होगी कीर्ति के लिए। गौरव, जो अब तक चुप था, कीर्ति को ताना मारते हुए बोल पड़ा, इतना खाना बनाने में तो कीर्ति को बुखार आ जाएगा। कीर्ति झुंझला गई। आपको तो बस मौका चाहिए मेरी बेइज्जती करने का, ये भी नहीं देख रहे कि काव्या पहली बार आई है, क्या सोचेगी मेरे बारे में? अच्छी बात है ना, काव्या को भी तुम्हारे कुकिंग टैलेंट के बारे में पता चल जाना चाहिए। शैलेंद्र भला कहाँ पीछे रहने वाला था। भैया प्लीज,
कीर्ति शिकायती लहजे में शैलेंद्र की ओर देखते हुए बोली, रोज पता नहीं क्या क्या यूट्यूब से देखकर नई नई रेसिपी ट्राई करती रहती है और भुगतना बेचारे मेरे पेट को पड़ता है। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं खुद ही डॉक्टर हूँ, वरना रोज इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता। गौरव ने नहले पर दहला मारा। आज काव्या को शैलेंद्र का ये बदला रूप देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। काव्या, तुम मेरे साथ अंदर चलो, वरना दोनों मिलकर बस मेरी खिंचाई करते रहेंगे। कहते हुए कीर्ति ने ट्रे उठाई और अंदर की ओर चल दी। काव्या भी कीर्ति के साथ अंदर किचन में आ गई। कीर्ति ने सचमुच खाने की काफी चीजों की तैयारी कर रखी थी। काव्या भी उसकी मदद करने लगी तो कीर्ति बोली, नहीं काव्या, तुम बैठो, पहली बार आई हो, मैं सब कर लूंगी। मैं करवा लेती हूँ ना, बताओ क्या करना है। पल्लू का एक कोना कमर में घुसते हुए वो बोली, अरे तुम शैलेंद्र भैया और गौरव की बात को सीरियसली मत लो। ये दोनों मिलकर बस केवल मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। मुझे आता है खाना बनाना। वो अपनी सफाई देते हुए बोली, नहीं नहीं, वो बात नहीं है, मैं तो बस केवल मदद करने के लिए कह रही थी। मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। काव्या, जानती हो, पहले जब कभी नव्या आती थी ना, वो भी तुम्हारी तरह मेरे साथ किचन में लग जाती थी, या ये कहो ज्यादातर वही बना लेती थी। कीर्ति बोली। नव्या का जिक्र आते ही काव्या का चेहरा भी उतर गया। गौरव और शैलेंद्र भैया की दोस्ती जितनी पक्की है, उतनी ही मेरी और नव्या की बनने लगी थी। हम चारों लोग अक्सर ही साथ खाना खाते, घूमने जाते। कौन जानता था कि ये भी दिन देखना पड़ेगा। कीर्ति ने कुछ उदास होते हुए कहा, फिर एक लंबी सांस लेते हुए बोली, बहुत खुश थी वो गोलू के होने के बाद। एक बार जो मैंने फ़ोन में बात की थी तो बोल रही थी कि जब तेरा भी बच्चा हो जाएगा ना, तो दोनों अपने बच्चों का फंक्शन साथ ही में कर लेंगे और खूब बड़ी पार्टी देंगे। अब देखो ना, वो कैसे सारे वादे तोड़कर चली गई। नव्या की बात करते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए। काव्या भी अपने आंसू रोक नहीं पाई तो कीर्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बोली, सॉरी, मैं भी क्या बात लेकर बैठ गई। एक काम करो, जब तक मैं फ्राइड राइस बनाती हूँ, तुम रायता बना लो, दही फ्रिज में रखा है। कीर्ति बात को बदलते हुए बोली, गौरव भैया और इनकी दोस्ती कब से है? दही फेंटते हुए उसने कीर्ति से पूछा। यार, दोस्ती तो हॉस्टल से है, लेकिन एक दूसरे का दुख दोनों को ज्यादा करीब लाया। मतलब ये कि दोनों एक ही हालात के मारे थे। दोनों के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। शैलेंद्र भैया को उनके चाचा चाची ने पाला और गौरव को उनकी बुआ ने। बस दोनों एक दूसरे के दुख को समझते गए और करीब आते गए। फिर कुछ रुककर बोली, जानती हो काव्या, शैलेंद्र भैया ऊपर से जितना नॉर्मल दिखते हैं और हंसी मजाक करते हैं ना, अंदर ही अंदर उनके मन में उतना ही गम भरा हुआ है। गौरव बताते हैं कि शैलेंद्र अक्सर अकेले में छिप छिप कर रोया करते थे। वो कभी अपना दुख किसी से नहीं कहते थे और आज भी वही हाल है। काव्या कीर्ति की बातों को ध्यान से सुन रही थी। दही फेंटते हुए उसके हाथ धीमे पड़ गए। शादी के बाद भैया बहुत खुश रहा करते थे, लेकिन नव्या के जाने के बाद उतना ही टूट गए थे। कई दिनों तक उन्हें खुद का होश ही नहीं रहता था। अक्सर यहाँ आते तो थे, मगर पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए खोए रहते थे। गौरव से भी ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन आज मुझे वही शैलेंद्र भैया फिर से वापस दिख रहे हैं। काफी समय बाद उन्हें इस तरह से हंसते हुए देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर काव्या का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, काव्या, शैलेंद्र भैया को इतना प्यार देना कि वो नव्या का दुख भूल जाएं। वो बचपन से प्यार को बहुत तरसे हैं। अब कोशिश करना कि उनके जीवन में किसी तरह का दुख ना हो। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।